तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक ना। पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक ना। आप लोग के बुक में हो सकता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एक ही चैप्टर में दिया हो या फिर अलग अलग चैप्टर में दिया होगा, तो इससे घबराइएगा मत, हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चाहे वह कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, चाहे राजीव का हो, ठीक ना, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन का हो, चाहे बालाजी हो या फिर कुमार मित्तल का हो, ठीक ना, इन चारों बुक में से हम लोग ऐसा कोई भी ऐसा हेडिंग नहीं बचेगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग, ठीक ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि प्रकाश होता क्या है। ठीक ना। सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रकाश क्या होता है। ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। हम जानते हैं ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है वह एक ऊर्जा का ही एक रूप है, उसी तरह प्रकाश भी है। प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें, यानी जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, यानी हम जिसके कारण हम लोग वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु हमको दिखाई दे रही हैं तो किसके कारण दिखाई दे रही हैं? प्रकाश के कारण। यदि प्रकाश न रहे तो चारों तरफ क्या अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। प्रकाश न रहे तो हमको कोई वस्तु दिखाई देगा नहीं, देख पाएंगे। तो इसलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है, यानी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ठीक ना। कैसे? यह हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक ना, जिससे हमको वस्तु दिखाई देने लगती है। यानी प्रकाश मान लीजिए किसी वस्तु पे जाकर टकराता है, वहाँ से टकरा करके हमारी आंखों में आता है, आंखों के रेटिना पे जा करके उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। वहाँ से सिग्नल जाता है कहाँ? मस्तिष्क में। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको वस्तु दिखाई देने लगता है। तो वस्तु किसके कारण दिखाई दे रहा है? तो प्रकाश के कारण। ठीक है। तो इसलिए हम लोग परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यह हमारी आंखों में क्या संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक ना। ये तो प्रकाश का परिभाषा हो गया। ठीक ना। देखिए ये सेम टू सेम परिभाषा आप लोग को बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक ना। बोर्ड पे लिख के हम इसलिए लाते हैं ताकि यानी टाइम आप लोग का बच सके। यहाँ लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा फालतू में। ठीक ना। आपका भी टाइम बहुत कीमती है, इसलिए हम सब परिभाषा को लिख करके ला देते हैं। ठीक ना। चलिए ये तो प्रकाश हो गया। अब बताइए प्रकाश का कोई तो स्रोत होगा। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ठीक ना। उसी को बोलेंगे हम लोग कौन से? प्रकाश का स्रोत। ठीक ना। देख लीजिए प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? यानी जहाँ से प्रकाश आता है, जहाँ से प्रकाश का उत्पत्ति होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? ठीक ना। तो प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक ना, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत के आधार पर प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। ठीक ना। प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत के आधार पर, ठीक, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। पहला वाले को बोलते हैं हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक ना। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम लोग बोलेंगे दीप्त वस्तुएं। अब बताइए जिसके अंदर से स्वयं से प्रकाश निकलेगा, ठीक ना, तो एक प्रकाश स्रोत कहलाएगा। उस प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं कौन सी? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे मान लीजिए आपके वहाँ बल्ब होगा, बताइए बल्ब को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है ना, तो बताइए तो बल्ब के पास स्वयं का प्रकाश है। ठीक है। तो बल्ब भी कैसी हो जाएगी? दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा। आपके वहाँ मोमबत्ती जलता होगा, दीपक जलता होगा, इन सब के पास भी देखिए स्वयं का प्रकाश होता है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य। बताइए सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है ना, इसलिए सूर्य भी कैसा हो जाएगा? दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होगा उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक ना। अब इसके बाद क्या आता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसी का उल्टा ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक ना, बल्कि यह दीप्त प्रकाश स्रोत की वजह से हमको दिखाई देती हैं या फिर चमकती हैं। ठीक ना। तो इस प्रकार के स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वह क्या होती हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत का प्रकाश पा करके दिखाई देती हैं, चमकती हैं। ठीक ना। तो इस प्रकार के स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक ना। जैसे मान लीजिए क्या है? मार्कर। बताइए मार्कर के पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं। ठीक ना। देखिए बाहर से प्रकाश आ रहा है, इस पे पड़ रहा है, ठीक ना, यहाँ से टकरा के हमारे आंखों में जा रहा है, आंखों के रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जिससे हमको
क्या मार्कर दिखाई दे रहा है। आपके आसपास देखिए ऐसी बहुत सारी वस्तुएं रखी होंगी जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आसपास टेबल होगा, टेबल के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। दीवार ले लीजिए, दीवार के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। बोर्ड है का इसके पास स्वयं का प्रकाश है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्यों हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बताइए जो भी दीप्त प्रकाश स्रोत है, जिस मान लीजिए हमारे चारों तरफ बल्ब जल रहा है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा, इस पे पड़ रहा, यहाँ से टकरा के हमारे आंखों के रेटिना में जा रहा, वहाँ प्रतिबिंब बन रहा, तो हमको दिखाई दे रहा। बताइए इसके पास स्वयं का प्रकाश है नहीं, तो इसलिए इस वस्तु को क्या बोलेंगे हम लोग, अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। चलिए, यानी जो कुछ भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उन सब का सब परिभाषा देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक। चलिए एक बार परिभाषा को भी देख लेते हैं। देख लीजिए पहला परिभाषा क्या लिखा है, प्रकाश। तो ही बताएं, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। यह हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है, ठीक ना। वही देखिए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों के आधार पर के भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सी है, दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा कौन सी है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक ना। चलिए दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक ना, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जैसे बताएं सूर्य हो गए, तारे, तारों के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब, बल्ब के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है। और एग्जाम्पल बताएं, मोमबत्ती, दीपक, इन सब के पास किसका कौन सी स्वयं का प्रकाश होता है ना, इसलिए सब क्या हो जाएंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहला जाएंगे, ठीक ना। दूसरा कौन सी है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक ना। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अपितु, ठीक ना, दीप्त प्रकाश स्रोत के कारण दिखाई देती हैं। यानी दीप्त प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है उसके कारण जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक। जैसे चंद्रमा, मेज, कागज, घर इत्यादि, ठीक ना। तो इन सब के पास स्वयं का प्रकाश होता है तो नहीं होता, ठीक ना। इसलिए इन वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब बताइए, अभी तो प्रकाश स्रोत के बारे में जान रहे हैं, अब प्रकाश के कुछ गुण तो होते होंगे ना। अब हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश के गुण, ठीक ना। तो देखिए प्रकाश के गुण पढ़ेंगे, प्रकाश के प्रमुख गुण निम्न है, ठीक ना। चलिए इसको मिटा करके हम लोग प्रकाश के गुण भी समझ लेते हैं। तो चलिए प्रकाश के गुणधर्म के बारे में हम लोग सीख लेते हैं, ठीक ना। प्रकाश के गुण, ठीक ना, प्रकाश के प्रमुख गुण निम्न है, ठीक ना। देखिए आपके सामने 8 गुणधर्म हम प्रकाश के लिख दिए। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। पहला गुण देख लीजिए, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, ठीक ना, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देता है। यानी प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, बल्कि जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ की वस्तु हमको दिखाई देंगी, और जहाँ प्रकाश नहीं रहेगा वहाँ की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। देख लीजिए हम लोग प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक ना। इसलिए प्रकाश क्या स्वयं दिखाई नहीं देता है, वस्तु यानी इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक ना। चलिए पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा गुणधर्म देख लीजिए, प्रकाश कैसे चलता है, हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश जब भी कभी भी गति करेगा तो सीधी रेखा में गति करेगा, ठीक ना। यानी इसका दूसरा गुणधर्म ये हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश मतलब टेढ़ा रेख मतलब तिरछी मतलब टेढ़े मेढ़े भी गति कर सकता, तो ऐसा नहीं है। प्रकाश हमेशा कैसे गति करेगा, तो सीधी रेखा में गति करेगा। दूसरा गुणधर्म हो गया, ठीक है। तीसरा गुणधर्म देख लीजिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होते हैं, ठीक है, यानी ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। उसी तरह प्रकाश को भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए प्रकाश भी कैसे गति करता है, किसके रूप में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग बिना माध्यम के चल लेते हैं, उसी तरह प्रकाश भी बिना माध्यम का चल लेता है। माध्यम मतलब यानी प्रकाश को हवा न दीजिए, यानी बिना हवा के भी चल सकता है, जल में मतलब बिना जल के भी चल सकता है, वहाँ पृथ्वी न रहता पर भी चल सकता है। यानी प्रकाश जो है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ता ही नहीं है, इसलिए यानी प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, ठीक ना। यानी जहाँ हवा जल नहीं रहता वायु तो उसको निर्वात बोलते हैं ना, इसलिए प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहाँ, निर्वात में गति कर सकती हैं, इसलिए प्रकाश की तुलना किससे किया गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, ठीक है। चलिए तीसरा गुणधर्म हो गया। चौथा देख लीजिए, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक ना। यानी जो भी प्रकाश यानी जिनकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक, तो उन प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होना चाहिए, 3900 से लगाए
7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक ना। किसी किसी किताब में इसको 4000 से 8000 के बीच में भी दिया होगा, तो ठीक ना, वो भी सही है, अलग अलग पब्लिकेशन की किताब रहता है, तो यहाँ थोड़ा सा मतलब अंतर आ जाता है, किसी में 3900 से 7800 होगा, किसी में 4000 से 8000 होगा, ठीक है, तो दोनों सही है, ठीक ना। चलिए हमारा यानी चौथा गुणधर्म हो गया क्या, यानी दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है 3900 से 7800, ठीक ना। चलिए पांचवा गुणधर्म, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, बहुत स्पीड रहता है, यानी प्रकाश जो है निर्वात में कितना स्पीड से गति करता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। यानी इसका यानी किसका चाल है ये, प्रकाश का, इसको याद कर लीजिएगा, प्रकाश निर्वात में कितना गति से स्पीड गति करता है, कितना स्पीड से 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की क्या चाल है, कहाँ पर चाल है, निर्वात में, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा रहता है, ठीक ना। चलिए छठवां गुणधर्म देखिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आपको बताया प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वही छठवां गुणधर्म में प्रकाश के संचरण यानी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक ना। सातवां गुणधर्म देखिए, चमकदार व चिकने सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अभी पूरे चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि जब चमकदार या तो पॉलिशदार सतह पड़ेगा, ठीक ना, उस पर प्रकाश पड़ेगा, वहां से परावर्तित होकर के वापस हो जाएगा, इस घटना को हम लोग बोलेंगे परावर्तन। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई भी चमकदार सतह रहेगा या फिर कैसा रहेगा, चिकना रहेगा, उस पर पड़ेगा तो प्रकाश कैसा हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, वापस लौट जाता है टकरा करके, ठीक ना। ये कौन सा गुणधर्म हो गया, ठीक ना, सातवां गुणधर्म। आठवां गुणधर्म देख लीजिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता है। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, यानी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पर गति कर सकता है, जिसको हम लोग आर पर देख सकते हैं, समझ लीजिए, जब आर पर देख सकते हैं तो प्रकाश भी आर पर गति कर सकता है, ठीक ना। तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गति कर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश गति नहीं कर सकता। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, यानी ऐसा माध्यम, ऐसी वस्तु ले लीजिए जिसके आर पर हम लोग नहीं देख पाएंगे, जैसे दीवार है, दीवार के आर पर देख पाएंगे नहीं, तो अपारदर्शी माध्यम है। अब बताइए, जब हम लोग खुद नहीं देख पा रहे हैं तो प्रकाश का उसमें गति कर पाएगा, नहीं गति कर पाएगा, ठीक ना। यानी अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश गति नहीं करता है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गति कर लेता है, ठीक ना। तो कुछ प्रकाश के क्या हो गए, गुण हो गए, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को ये प्रकाश का गुण अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब सीख लेते हैं प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, यानी वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, यानी गति करता है, उन माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम। देखिए परिभाषा लिखा है, वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं, ठीक ना। इन माध्यमों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में, ठीक ना। पहला है कौन सा, पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा कौन सी है, अपारदर्शक माध्यम। चलिए अब इन तीनों को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं, ठीक ना। पहले देखिए पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, ठीक है, यानी ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाएगा, उन माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। जैसे, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में हवा हो गया, यानी वायु से देखिए अधिकांश प्रकाश गुजर जाता है, कांच हो गया, कांच से भी अधिकांश प्रकाश होकर क्या हो जाता है, गुजर जाता है, ठीक है। जल भी ले लीजिए, जल से भी होकर प्रकाश गुजर जाता है, ठीक है। तो इन सभी माध्यमों को हम लोग कौन सा माध्यम बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम, ठीक ना। इसी को आप लोग पारदर्शी माध्यम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, ठीक ना। तो पारदर्शक माध्यम किसे कहेंगे, जिन माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, ठीक ना, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक ना। जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, जल इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा देखिए कौन सा है, पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, आंशिक भाग मतलब बहुत कम ही प्रकाश गुजर पाएगा, ठीक, उन माध्यम को हम लोग कौन सा माध्यम बोलेंगे, पारभाषक माध्यम। यानी ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग यानी बहुत कम भाग ही क्या होता है, आर पर जा पाता है, यानी गुजर पाता है, तो इन माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभाषक माध्यम, ठीक ना। वही परिभाषा लिखा है, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं, ठीक ना। जैसे दूषित जल हो गया, तेली कागज हो गया, यानी एक ऐसा कागज लीजिएगा जिसमें मान लिया कोई भी तेल लगा हो, ठीक ना, तेल से भिगा हुआ हो, उसमें देखेंगे प्रकाश बहुत कम ही आर पर जा पाता है। या फिर गंदा जल ले लीजिए जिसको हम लोग दूषित जल बोलते हैं, उसमें भी देखेंगे प्रकाश आर पर अच्छे से नहीं जा पाएगा, ठीक है, बहुत कम ही प्रकाश गुजर पाता है, इसलिए यानी आंशिक प्रकाश से गुजर पाता है, तो इसलिए इस माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे, पारभाषक माध्यम, ठीक है। तीसरा कौन सी था, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है, ठीक है, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है उन माध्यमों को क्या बोलेंगे हम लोग, अपारदर्शक माध्यम, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शक माध्यम। कुछ भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दीवार के आर पर प्रकाश जा पाता है नहीं,
दीवार का हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम। बोर्ड है आपके सामने का, बोर्ड के आर पर प्रकाश चल जाएगा नहीं, तो अपारदर्शक माध्यम। कोई भी लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, प्रकाश आर पर नहीं जा पाएगा, तो अपारदर्शक माध्यम, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल में लिखे लोहा हो गया, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, यानी इत्यादि, यानी आपके चारों तरफ ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी, ठीक है। छत देख लीजिए का, छत के आर पर प्रकाश चल जाता है, नहीं जा पाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम, ठीक है ना। तो देख लीजिए प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, यानी वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का होता है गुजरता है, यानी जिनसे होकर प्रकाश गति करता है, जिसमें से उन माध्यम को क्या बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार का होता है 3 प्रकार का, यानी प्रकाशिक माध्यम को क्या भागों में बांटते हैं 3 भागों में, ठीक है। पहला कौन सी है पारदर्शक माध्यम, दूसरा कौन सी है पारभाषक माध्यम, तीसरा कौन सी है अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम किसे कहेंगे, जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाएगा, पारदर्शक माध्यम, ठीक है। पारभाषक माध्यम किसे कहेंगे, जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाएगा, यानी बहुत कम प्रकाश गुजर पाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग पारभाषक माध्यम। तीसरा कौन सी है अपारदर्शक माध्यम, जिनसे होकर प्रकाश एकदम बिल्कुल नहीं गुजर पाएगा, थोड़ा सा भी नहीं प्रकाश गुजर पाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो देखिए तीनों का परिभाषा भी देख लीजिए, तीनों का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला हेडिंग आपके किताब में दिया होगा कौन सी प्रकाश किरण, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वह क्या कहलाता है प्रकाश किरण कहलाता है, ठीक है। यानी प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश, देखिए प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश क्या करता है गमन करता है, यानी गति करता है, क्या कहलाता है प्रकाश किरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, जिस सीधा रेखा के अनुदिश, यानी जिस सीधी रेखा के दिशा में गति करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रकाश की किरण। ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ठीक है, इधर से भी हो सकता है, कैसे भी एकदम प्रकाश कैसे गति करेगा, तो सरल रेखा यानी सीधी रेखा में। हम लोग प्रकाश का गुण भी देखे हैं, प्रकाश कैसे गति करता है सीधी रेखा में गति करता है। वही देखिए प्रकाश किरण किसे कहेंगे, प्रकाश जिस सरल रेखा के यानी जिस सीधी रेखा के अनुदिश यानी दिशा में गति करेगा उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है क्या कहलाता है प्रकाश की किरण कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए प्रकाश किरण पुंज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, यानी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए आप लोग को परिभाषा सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, यानी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश किरण पुंज की 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के 3 प्रकार के, देखिए यहाँ लिखा भी है प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। चलिए अब इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। अभिसारी किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं और समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज देखिए, यहाँ पर देखिए फिगर से आप लोग को देख करके पता चल जाएगा सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे आकर मिल रही हैं का, तो परिभाषा भी देख लीजिए, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, देखिए एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ देखिए 4-5 प्रकाश की किरणें आ रही हैं, सभी आकर के एक ही बिंदु पर मिल जा रही हैं, ठीक है। तो यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोला जाता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। कोई आपसे पूछेगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, बता दीजिएगा यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा कौन सी है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पर देखिए जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है एक ही बिंदु से आ रही हैं, देखिए इसी बिंदु से सब निकल के आ रही है ना, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा सब यहीं से निकल रही है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसको लग रहा है कि यहीं से प्रकाश निकल के जा रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा उसको भी लग रहा है यहीं से निकल के जा रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा उसको भी लग रहा है कौन सी यहीं से प्रकाश की किरण निकल के जा रहा है, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। तो अभिसारी और अपसारी हम लोग समझ लिए। अब तीसरा समझ लेते हैं कौन सी समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। इसमें देखिए यदि सभी प्रकाश की किरणें यदि सभी प्रकाश की किरणें परस्पर का हो समांतर हो, देखिए सब एक दूसरे के समांतर है का, कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रही है, कहीं पर मिल भी नहीं रहे हैं, तो इस प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होगा 3 प्रकार का, पहला अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा
समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। कोई कुछ पूछेगा प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का, पहला अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज और तीसरा समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे, जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को कौन सी बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब अपसारी किसे कहेंगे, जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसा पता चला सब एक ही बिंदु से निकल रही हैं, तो इन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तीसरा कौन सी है, समांतर। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के परस्पर क्या हो, समांतर हो, कभी ना मिले, तो इन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये प्रकाश किरण पुंज के बारे में भी अच्छे से समझे होंगे।